हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग पता है कि डेली हमारी उत्तर प्रदेश की क्लास शाम 4 बजे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है और उसी बेस पर हम लगातार क्लासों को आपके सामने प्रस्तुत करते आ रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में पर्यटन व प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी पर्यटन व आपके ऐतिहासिक स्थल है उन सभी की आज हम चर्चा करेंगे। तो आप पेशेंस को बनाए रखें और क्लास में उपस्थित रहें, पूरी क्लास आप लोग देखें यहाँ से। ठीक है, आपको मैंने कई सारी प्रोवाइड करा चुका हूं, मैं कई सारी आपको वीडियो दे चुका हूं उत्तर प्रदेश का। मैं 25 वीडियो से मैं कंप्लीट उत्तर प्रदेश की समाप्ति कर दूंगा, यानी कि 25 दिन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो हमारे यही पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टारगेट है हमारा, टारगेट यूपीपीसीएस में भी आएगा, आरओ एआरओ में भी आएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे दृष्टिकोण से, जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री की ओर लेके जाता है। और इसी प्रकार से जो प्रश्नों की बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हिस्ट्री की ओर मूव कराता है हमारे प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो डिटेल चर्चा करेंगे, एकदम विस्तृत चर्चा करेंगे, आगरा से कुछ छोड़ेंगे नहीं, कुछ यानी कि जितना भी एग्जाम है जब उसमें आएगा तो उसमें तोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, आगरा शहर की स्थापना की थी। प्रश्न पूछ रहा है कि भाई जो उत्तर प्रदेश में जो आगरा शहर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश तो नहीं लिखा है, उत्तर प्रदेश में जो आगरा शहर है इसकी स्थापना किसने की थी। बहलोल लोदी ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, खिरज खां ने की थी, या सिकंदर लोदी ने की थी। अगर मैं बात करूं बहलोल लोदी की, तो लोदी वंश का संस्थापक कहते हैं इनको हम। क्या ये लोदी वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, तो इसी लोदी वंश में जो संस्थापक थे वो बहलोल लोदी थे, और जो उनका पुत्र सिकंदर लोदी वो लोदी वंश का द्वितीय शासक रहा, और अंतिम शासक लोदी वंश का इब्राहिम शाह लोदी रहा। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी रहा जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। तो पूरे हिस्ट्री में एकमात्र ऐसा योद्धा था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु पानीपत के युद्ध में, यानी कि युद्ध भूमि में ही जिसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो युद्ध भूमि में मृत्यु होने वाला एक शासक था जिसे कहते हैं इब्राहिम लोदी। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने आगरा को तो नहीं बसाया था, लेकिन जौनपुर की स्थापना की थी। जौनपुर की स्थापना किसने करी? फिरोज शाह तुगलक ने। और जौनपुर को कहते हैं भारत का सिराज, पूर्व का सिराज बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं भारत का सिराज कहते हैं हम जौनपुर को। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा आप लोग। तो जौनपुर की जो स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में की थी? तो अपने एक भाई, चचेरे भाई, चचेरे सगे भाई, जिन्हें हम कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जौना खां। तो जौना खां उनके बचपन का नाम था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में, या कहे जौना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी। स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, लेकिन किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। यहीं से अगर खिरज खां की बात करेंगे तो देखिएगा, खिरज खां की अगर बात करें तो सैयद वंश के संस्थापक है। सैयद वंश, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिरज खां। ठीक है, अब अगर मैं बात इसकी करूं कि सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी लोदी वंश के शासक थे, और इन्होंने ही किसकी स्थापना करी थी? आगरा की स्थापना करी थी। तो आगरा की स्थापना 1504 और 1505 के अंतर्गत की गई थी। याद रखिएगा, 1504 1505 के अंतर्गत किसने की? सिकंदर लोदी ने की थी, क्योंकि राजस्थान के जाट थे वो सीमा पर आक्रमण करते थे, इसीलिए उसने आगरा की स्थापना कर दी। तो राजस्थान के जो जाट थे, भरतपुर के जाट, वो लगातार हमला करते रहते थे, तो उस हमला से बचाने के लिए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कर दी। तो उत्तर प्रदेश के दो ऐसे शहर हैं जिनकी सीमा राजस्थान से भी स्पर्श करती है, वो दो आपके हैं आगरा और मथुरा। यानी कि आगरा और मथुरा दो ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी सीमा स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? एक तो आगरा को स्पर्श करती है, राजस्थान की सीमा, और एक आपके मथुरा को स्पर्श करती है। मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि मथुरा में सबसे कम बारिश होती है और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा बारिश आपके गोरखपुर यानी कि तराई क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश होती है।
अब अगर यहां से बात करें कि आगरा की बात करें तो आगरा में क्या है, आगरा में ताजमहल है। ताजमहल का जो निर्माण कार्य हुआ था वो 1631 से स्टार्ट हुआ था और 1653 में बनके ताजमहल तैयार हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि ताजमहल को बनने में कितने वर्ष लगे, ताजमहल को बनने में कितने वर्ष लगे, 22 वर्ष। तो ताजमहल को बनने में ओवरऑल 22 वर्ष लगे हमारे। और ताजमहल विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो विश्व विरासत सूची में उत्तर प्रदेश का ताजमहल शामिल है। ठीक है, कब शामिल किया गया, विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया। और आगरा का किला, आगरा का किला भी 1983 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले किसको शामिल किया गया, ताजमहल को या आगरे के किलों को। तो विश्व विरासत सूची यानी कि अगर कहें तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्थल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थल जो है वो आगरा का किला है। क्या है, आगरा का किला है। उसके बाद उसमें ताजमहल को शामिल किया गया था। ताजमहल को भी 1983 में ही और 1983 में ही शामिल किया गया था आगरे के किले को। ठीक है, तो ताजमहल। अब आगरे की अगर बात करें तो भारत में दो मोती मस्जिद है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक तो मोती मस्जिद है जो आपके आगरे के किले के अंदर बनाई गई है, आगरे के किले के अंतर्गत बनाई गई है, यानी कि आगरे के किले में बनाई गई है। क्या कहते हैं इसको, मोती मस्जिद। ठीक है, जो आगरे के किले के अंतर बनाई गई है। आपसे ये पूछेगा कि भाई वो किसने बनाई है, तो मोती मस्जिद भारत में दो ही प्रसिद्ध है जो आगरे के किले के अंदर बनाई गई है, और एक मोती मस्जिद है जो लाल किले के अंदर बनाई गई है। कहां पर बनाई गई है, लाल किले यानी कि दिल्ली में, लाल किले। तो लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद बनाई है वो किसने बनाई है, और जो आगरे किले के अंदर जो मोती मस्जिद बनाई है वो किसने बनाई है। तो देखिएगा, मोती मस्जिद आगरे के किले के अंदर की बात करेंगे तो किसने बनाई, तो वो बनाई थी शाहजहां ने। किसने बनाई थी, शाहजहां। अगर शाहजहां आपके ऑप्शन में ना होकर तो क्या होगा ऑप्शन में, जहांआरा। जहांआरा कौन थी, तो शाहजहां की पुत्री थी। ठीक है, तो प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाता है कि आगरे किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो आगरे किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, ठीक है, शाहजहां ने कराया। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया वो किसने कराया, औरंगजेब ने। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान की सीमा स्पर्श कर रही है उत्तर प्रदेश के दो शहरों को, आगरा और मथुरा को। तो ये भी प्रश्न हमारा बन सकता है। ठीक है, अब आगरा का किला है। अब देखिएगा, मुगल वंश की अगर बात करें, मुगल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। आप लोग बताओगे कि मुगल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। फिर बाद में राजधानी क्या होगी। अभी मुगल वंश की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मुगल वंश जो रहा था वो आपके यानी कि 1526 से लेकर 1707 तक लगातार मुगलों ने शासन किया था, और जो काफी शक्तिशाली रहे थे। तो अगर बात करें कि मुगल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहां थी, आपके आगरा थी। ठीक है, तो मुगल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहां थी, आगरा थी। लेकिन 1627 में जब शाहजहां अपने सिंहासन पर बैठे, जहांगीर का जो पुत्र शाहजहां जब सिंहासन पर बैठे, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था मुमताज की याद में, तो 1627 में आगरा से राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी गई, दिल्ली कर दी गई। तो प्रश्न ऐसा भी बनता है कि आगरा से कैपिटल को दिल्ली कौन लेके गया, तो आगरा से कैपिटल को दिल्ली कौन लेके गया, शाहजहां लेके गया। 1627 से कैपिटल जो थी वो आगरा ना होकर क्या हो गई, दिल्ली रही। कुछ टाइम के लिए अकबर के शासनकाल में मुगल वंश की कैपिटल फतेहपुर सीकरी भी रही थी, क्योंकि फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना की थी वो अकबर के द्वारा की गई थी। तो अकबर ने अपने साम्राज्य में उस वहां पर भी कुछ ना कुछ राजधानी के अवशेषों की तुलना की जाती है, यानी कि अवशेष हमको प्राप्त होते हैं वहां से। ठीक है, तो आगरा की ये कहानी रही। अब आगरा में देखिएगा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है आगरा की। आगरा की अगर बात करेंगे तो मेरुनिसा के जो पिता थे इत्मुद्दौला, उनका मकबरा भी आपके कहां पर बना है, आरा यानी कि आगरा में ही बना है। तो नूरजहां जो थी वो किसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। और जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था। लेकिन 1611 में जहांगीर शादी करते हैं नूरजहां से, और नूरजहां के जो बचपन का नाम होता है वो होता मेरुनिसा।
तो मेहरुन्निसा क्या करती है, 1611 से लेकर 1627 की जो बादशाहत होती है वो नूरजहां के द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि जहांगीर क्या होते हैं, जहांगीर तो पूरी तरह से शराब के प्याले में ही डूबे रहते हैं। तो शराब के प्याले में डूबे रहते हैं तो वो राजकाज नहीं चला पाती हैं, तो जो भी राजकाज है वो कौन चलाता है, तो वो नूरजहां चलाती हैं। ठीक है, तो नूरजहां के पिता जो थे वो उनकी याद में आगरा में ही मकबरा बना हुआ है। और नूरजहां की जो माता थी जिन्हें हम कहते हैं असमत बेग, असमत बेग ने क्या किया था, असमत बेग ने इत्र की खोज की थी, गुलाब से इत्र का निर्माण कर दिया था। इसीलिए जानते हैं कि इनकी जो माँ थी असमत बेग, उन्होंने इत्र बनाने की विधि का सबसे पहले भारत में लेके आई थी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इत्र बनाने की जो विधि आई है वो कहां से आई है, आपके मुगल काल से आई है। ऐसे बहुत बड़ा हमारा एक आगरा उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी नींव रखता है, क्योंकि हमारा एक ताजमहल भी शामिल है जिसे ईरानी वास्तुकला के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। देखिएगा, आपको पता होगा कि सबको की जो ताजमहल जो बनाया था वो शाहजहां ने बनाया था, 22 वर्षों में बनाया था। आप जो जिसकी याद में बनाया गया था ताजमहल, उनका नाम क्या था, मुमताज बेगम। तो आप ये बता सकते हैं कि जो मुमताज बेगम थी उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहां पर हुई थी, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी। ठीक है, तो देखिएगा उनकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। ठीक है, ये कहां पड़ता है, ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो उनकी मृत्यु यहां पर हुई थी। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप कुछ कुछ अच्छे प्रकार के क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बेकार प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएं, हो सकता है पूछे जाएं लेकिन इतने ज्यादा नहीं। अब देखिएगा प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने दो धार्मिक सम्मेलन किए, दो महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ किए, कन्नौज प्रयाग में, प्रयाग थानेश्वर में, थानेश्वर बाल्मी में, बाल्मी प्रयाग में। ठीक है, बाल्मी आपके गुजरात में है, कन्नौज आपके उत्तर प्रदेश में है। बाकी आप लोग सभी जानते होंगे थानेश्वर अब हरियाणा का पार्ट बन गया, लेकिन महाजनपद जब हमारे थे तब जब कहाँ का पार्ट था, तो उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो हर्षवर्धन की अगर बात करेंगे तो हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो ये सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन इनकी कहीं से कहीं तक इच्छा नहीं होती कि मैं सिंहासन पर बैठूं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनकी इच्छा तो व्यतीत नहीं होती कि सिंहासन पर बैठे, लेकिन एक बहुत ही सूझबूझ वाला सेनापति होता है। तो सेनापति जो होता है सिंहनाथ, सेनापति का नाम क्या होता है, सिंहनाथ। जो सेनापति इनका होता है तो बोल सकते हैं कि उन्हीं की प्रेरणा लेकर या उनको बहुत मनाने के बाद में हर्षवर्धन ने सोचा चलो ठीक है अब सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो सेनापति सिंहनाथ अगर ना होते तो हर्षवर्धन सिंहासन पर नहीं बैठते, ऐसा ही ग्रंथों में बताया जाता है। ठीक है, तो सिंहनाथ जो सेनापति था उसके कहने पर हर्षवर्धन कहाँ बैठे, सिंहासन पर बैठे। और हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री आया था जिसे हम कहते हैं हेनसोंग। तो हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भी आया था हेनसोंग। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको, ये आया था किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में। और हर्षवर्धन ने खुद 3 पत्रिकाएं लिखी, रत्नावली, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, और अगर बात करेंगे तो नागनंदा। ये खुद 3 पत्रिका, ये खुद 3 रचना या नाटक कह सकते हैं, नाटक लिखे थे इन्होंने। ठीक है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि भाई कौन सा नहीं लिखा। इनका जो दरबारी कवि था उसने पुस्तक एक लिखी थी हर्षचरित, जो हर्षवर्धन के बारे में बताती है, हर्षचरित पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक की जो रचना की थी बाणभट्ट ने की थी। तो हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, बाणभट्ट थे। और इनको जो सबसे पहले हराया था वो किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन चालुक्य वंश का महानतम शासक था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को सबसे पहले नर्मदा नदी घाटी के तट पर हराया था। इसकी जो जानकारी हमको मिलती है कि ऐसा किया होगा शायद, तो हम कह सकते हैं इहोल अभिलेख। इहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि जो हर्षवर्धन जो थे इनको चालुक्य वंश का एक बहुत ही महानतम शासक, जो बहुत ही ताकतवर शासक था, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था।
और अपनी महानता के बल पर हराया था, लेकिन हर्षवर्धन भी बहुत शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो बोलने में तो ठीक ठाक है स्पीड, आप वीडियो को हल्के करके देख लीजिएगा। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो इसको फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि हर्षवर्धन जो थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया था। जैसे जो भारत में कुंभ मेले जो चलते हैं, तो कुंभ मेले की जो शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। तो हर्षवर्धन क्या होता था कि जब कुंभ मेले में जाते थे तो उन्होंने कुंभ मेले की शुरुआत कर दी। और भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे, इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के किनारे लगता है, हरिद्वार में गंगा नदी किनारे लगता है, और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, तो ऐसे जाके कुंभ मेले की शुरुआत करती थी। कुंभ मेले में जब जाते थे अपनी सेना के साथ जाते थे तो वहां पर जितनी भी संपत्ति होती थी वो सब वहां पर मतलब दान में कर देते थे। वहां पर जो भिखारी बैठते थे उनको देते थे। इसीलिए अगर आप कभी कुंभ मेला हरिद्वार में तो भीड़ रहती ही रहती है, लेकिन इलाहाबाद में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। क्राउड सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको, इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। तो इलाहाबाद में सबसे ज्यादा भिखारियों की संख्या भी रहती है, तो है ना। तो वहां पे जब ये जाते थे तो ये पूरी की पूरी संपत्ति वहां पर लुटा देते थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय से पहले भी 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। और वो बौद्ध संगतियां कहाँ हुई थी वो आप हिस्ट्री में पढ़िएगा। यहाँ पर देखिएगा कहाँ हुई थी, कन्नौज और प्रयाग में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कन्नौज और प्रयाग में। तो मैंने जो पॉइंट आपको बताया, हेमसोंग इनके समय में आया था। सिंहनाथ की सहायता से सिंहासन पर बैठे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई, बाणभट्ट। और बाणभट्ट दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। कहाँ हराया था, नर्मदा नदी के तट पर हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। अरे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुहलकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो देखिएगा भारत में मुगल साम्राज्य को बहुत ही ज्यादा एकदम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया है। तो मुगल साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक थे उन्हें हम बाबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बाबर के नाम से। लेकिन इनको तो हम जानते हैं, तो पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ था 1526 से लेके 1530 इनका शासनकाल रहा। और ये इतने महान योद्धा थे कि अपने समय में जितनी भी लड़ाइयां लड़े कोई हारे नहीं अपने समय में लड़ाई। अब क्या होता है कि उसके बाद हुमायूं बैठे, लेकिन हुमायूं ने पूरा जो भी साम्राज्य बसा हुआ था उसको बिगाड़ दिया पूरी तरह से। क्योंकि उसमें बिगाड़ने वाला एक व्यक्ति आया, शेरशाह सूरी। जब शेरशाह सूरी वहां पर आया तो उसने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं चले गए पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान चले गए तो वहां से करी शादी इन्होंने, वहां से इन्होंने शादी की। और शादी करने के बाद एक बेहद भारत के मुगल बादशाह जिसे हम कहते हैं अकबर, अकबर का जन्म होता है। तो हमीदा बानो बेगम जो अकबर की मां थी उनसे अकबर का जन्म होता है। और अकबर के जन्म के बाद सिंहासन पर जब अकबर बैठता है तो अकबर की आयु 13 वर्ष होती है। और यहाँ पर पानीपत का दूसरा युद्ध होने लगता है। पानीपत का दूसरा युद्ध रेडी हुआ था। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खां जो होता है वो संरक्षक होता है। किसका संरक्षक होगा, अकबर का जो संरक्षक होगा बैरम खां होगा। और जब बैरम खां जब संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो अकबर की आयु जो होती है वो मात्र 13 वर्ष की होती है। और अकबर का जो राजअभिषेक होता है वो कलानौर में होता है। ये बहुत बार पूछा गया आप तक पेपर में। अब यहां से क्या होता है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध से क्या हुआ, मुगल वंश पुनः अस्तित्व में आ गया। तो पुनः अस्तित्व में आने वाला कारण क्या था, मुगल वंश का अकबर। जब मुगल वंश के संस्थापक हुआ था तो कौन हुआ था, बाबर। राइट, इतनी बात समझिएगा। उसके बाद क्या हुआ, तो सिर्फ बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल भी अकबर जो थे वो बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं थे। यानी कि पढ़े हुए ज्यादा नहीं थे अकबर। जब अकबर ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे तो उनको सूझबूझ नहीं थी पढ़ाई लिखाई की। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा किसी मुगल बादशाह ने कोई काम किया है तो हम उन्हें कहते हैं अकबर। तो बिल्कुल अनपढ़ होने के बाद भी लेकिन जनता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए, इसलिए अकबर को हम जानते हैं। और अकबर ने भारत में कई सारी पद्धतियां भी चलाई थी जिसके लिए हम उनको जानते भी हैं। तो इन्होंने भारत में कई सारी पद्धतियों की शुरुआत भी कर दी। तो ऐसे थे हमारे मुगल बादशाह अकबर। तो इसमें जो हमारा प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है, जो सोहर कुल जो महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। भाई अकबर ने
अपनी जिंदगी का पूरा शासन कहाँ पर किया? तो अकबर ने कंप्लीट जो शासन था वो आगरा में किया। तो अकबर ने इस उत्सव का आयोजन किया था, और अकबर ने जब इस उत्सव का आयोजन जब किया था तो उसके बाद अगर बात करें तो आगरा में फतेहपुर सीकरी एक जगह है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता था। तो हिंदू मुस्लिम एकताओं के लिए कई सारे काम किए। उसके बाद अकबर ने इबादत खाना बनवा दिया, इबादत खाना, ठीक है। इबादत खाने का निर्माण करा दिया 1575 में। देखिएगा इबादत खाने का निर्माण कब कराया? तो इबादत खाने का निर्माण 1575 में अकबर ने पूरी तरह से करा दिया। जब 1575 में इबादत खाना बना दिया तो पूरी तरह 1578 की जब तारीख आई थी 3 सालों के बाद, तो 3 सालों के बाद जो इबादत खाना था वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया? सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। तो इबादत खाना जो बनाया गया था वो क्या था? वो आपके धार्मिक चर्चा के लिए बनाया गया था, ठीक है। किसके लिए बनाया गया था? धार्मिक चर्चाओं के लिए। लेकिन 1582 में पूर्णतः इबादत खाने को बंद कर दिया गया था, यानी कि इबादत खाने को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। फिर भी भारत के लिए अकबर ने ऐसी नहीं, कुछ व्यवस्था जो थी वो लगातार जारी रही। तो उसके बाद जब 1582 में जब बंद हो गया तो उसने क्या बना दिया? अकबर ने दीन इलाही धर्म बना दिया। तो 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना करी, ठीक है। तो 1582 में जब दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी, तो इसमें अगर बात हम करें कि इसमें पहला और अंतिम शामिल होने वाला जो हिंदू थे वो कौन थे? ठीक है, बीरबल। तो बीरबल एक ऐसे व्यक्ति जो पहले व अंतिम व्यक्ति थे इसमें शामिल होने वाले, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत भी किसने की थी? अकबर, ठीक है। अकबर का शासनकाल जो रहा है 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा था, और अकबर जो है वो मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक हैं, ठीक है। इस तरह हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा चौरी चौरा किस जिले से संबंधित एक घटना है, किस जिले में है आपके? तो देखिएगा इसमें आपका देवरिया भी है, गोरखपुर भी है। अब अगर आपको ऐसा लगता होगा कि हमने तो कभी देवरिया पढ़ा था लेकिन गोरखपुर भी पढ़ा है, तो देखिएगा इसमें क्या सही होगा बताइएगा, ठीक है। अब चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी, और चौरी चौरा की घटना के कारण भारत में एक आंदोलन बंद कर दिया गया था जिसे कहते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। तो भारत में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, जबकि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और आपकी 4 फरवरी इस घटना के कारण असहयोग को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से यहां से बंद कर दिया गया था। जब असहयोग आंदोलन चला था तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका जो शासनकाल है वो 1916 से लेकर 1921। लेकिन जब चौरी चौरा की घटना हुई थी तो यहाँ पर एक पढ़े लिखे वायसराय थे, पढ़े लिखे तो सभी थे लेकिन इनका नाम ही रीडिंग था। इनका जो शासन टाइम है वो 1921 से लेकर 1926। अब एक बात तो आप लोगों को समझ में आती होगी कि जब असहयोग आंदोलन जब शुरुआत हुआ था तो उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन जब बंद कर दिया गया था 1922 में, तब उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग रहे होंगे, ठीक है। तो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वो गोरखपुर जिले में हुई थी। अगर दोनों है तो क्या लगेगा? गोरखपुर लगेगा। कब हुई थी? इसकी जो घटना हुई थी उसका मुकदमा किसने लड़ा? ऐसे भी प्रश्न बनेगा कि चौरी चौरा घटना का मुकदमा किसने लड़ा? तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने चौरी चौरा कांड की घटना का मुकदमा लड़ा, और यहां से इतने विख्यात हो गए क्योंकि यहां से इन्होंने कई सारे लोगों को फांसी के फंदे से बचा लिया। तो कई सारे लोगों को फांसी के फंदे से बचा लिया और यहीं से प्रसिद्ध हो गए। इससे पहले मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो उस समय इतने फेमस नहीं हुए थे 1916 में। लेकिन जब चौरी चौरा की घटना से इन्होंने कई सारे लोगों को बचा लिया तो ये आपके पूरे इंडिया में एक फेमस व्यक्ति के रूप में हो गए, ठीक है।
और इन्हें उपाधि मिली थी महामना की। किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इन्हें महामना की उपाधि से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? गोरखपुर होगा। गोरखपुर जो है आपके किस नदी के किनारे है? तो कह सकते हो राप्ती रिवर के किनारे है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है तराई क्षेत्रों में, सबसे कम जो वर्षा होती है वो कहां पर होती है? आपके मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर कहां से है, अंबेडकर नगर कहां से है, ठीक है, और संत कबीर नगर का कहां से है, सिद्धार्थ नगर का कहां से है। ठीक है, आप कैसे करोगे? आपको ये पता होगा कि इस टाइप के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे आते हैं। अगर आपको पता होगा तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य है, वही हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, और 75 जिले की बात करेंगे तो 18 मंडल हैं। उन 18 मंडलों में और 75 जिलों में क्या 75 जिले हैं? तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो जिले हैं आपके, इनका मुख्यालय कहां पर है? जो जिले हैं यहां से, उनका मुख्यालय कहां पर है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि गौतम बुद्ध नगर, तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध नगर जो है वो नोएडा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो देखिएगा पहले का फोर्थ होगा, तो पहले का फोर्थ देखिएगा ये तो कट गया, तो ये क्या होगा? फोर्थ आ गया। फिर आएगा अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय होगा वो क्या होगा? अकबरगंज, यानी कि अकबरपुर में होगा। तो अकबरपुर देखिएगा सेकंड का 2, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ए वाला सही होगा। फिर संत कबीर नगर की बात करेंगे तो आपका खलीलाबाद, और सिद्धार्थ नगर की बात करेंगे तो आपका नागौर। सिद्धार्थ नगर का क्या होगा? आपका नागौर। तो ये प्रश्न सबसे सरल भी होते हैं, सबसे कठिन भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसके अलावा भी अगर बात करता हूं, देखता हूं अगला प्रश्न कौन सा है मेरा। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी अगर मैं बात करूंगा तो कई सारे ऐसे शहर हैं जिनके, जैसे मान लीजिएगा कुछ मैक्सिमम जो हैं उनके तो मुख्यालय उन्हीं शहरों में है। जैसे सहारनपुर का सहारनपुर में है। ठीक है, ऐसे कई सारे मुख्यालय, लेकिन जो अलग है उसमें से 4 आपके ए अलग हैं। बाकी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं। ठीक है, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। कुशीनगर के बाद अगर मैं लिखूं कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी के बाद अमेठी। अगर इनकी 4 की मैचिंग करने के लिए आ जाती, यानी कि इनको मिलान करने के लिए आया था, तो क्या करते? तो हम लिख सकते थे कि जो फतेहगढ़, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? फतेहगढ़ में होगा। फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ होगा? फतेहगढ़ में। पडरौना में इसका मुख्यालय है। कहां पर है? पडरौना में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अमेठी की बात करेंगे तो गौरीगंज, और कौशाम्बी की बात करेंगे तो मंझनपुर। अब देखिएगा, आप याद कर लीजिएगा कि ये जो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं रॉबर्ट्सगंज। तो बताइएगा रॉबर्ट्सगंज किसका मुख्यालय है? शायद सभी को पता होगा। रॉबर्ट्सगंज की अगर बात करेंगे तो सोनभद्र, सोनभद्र का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आपके रॉबर्ट्सगंज में। ठीक है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर हम और भी बात करेंगे भाई, जालौन का मुख्यालय भी थोड़ा सा चेंज है आपका, उरई में। जालौन का मुख्यालय कहां पर है? आपके उरई में है। अगर संबल की बात करेंगे तो एक शहर आपका और बचता है, संबल का पवासा में है। ठीक है, इधर लिख लेते हैं कि जो संबल है उसका मुख्यालय कहां है? तो उसका मुख्यालय आपके पवासा। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। तो आपके पेपर में कुछ भी पूछा सकता है। ठीक है, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थे वो सब बता दिए हैं। वैसे आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, तो ये आपके मुख्यालय हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे पीलीभीत का पीलीभीत में ही है। ठीक है, ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जो है वो किस जनपद में है? ठीक है, कई बार पेपर में पूछा गया, तो सभी को पता होगा कि यहाँ पर 84,000
84,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से भी जानते हैं इसको, ऋषियों की तपोभूमि भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो कहां पर है आपके, तो सीतापुर से 21 किलोमीटर दूर है, और सीतापुर हमारा राइट आंसर। ठीक है, सीतापुर में आपका है। नेक्स्ट की बात करेंगे, कह रहे महानिर्माण मंदिर अब स्थित है। आपको पता है कि महानिर्माण किस धर्म से संबंधित है, तो आप सभी लोग कहेंगे कि जो महानिर्माण की जो पद्धति है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं महात्मा बुद्ध। क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध। ठीक है, क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वही हुई थी आपकी कुशीनगर में, और उसे बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, महापरिनिर्माण कहा गया है। तो आप इस क्वेश्चन से अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये मंदिर कहाँ बना है। तो ये मंदिर आपके कहाँ बना है, कुशीनगर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, कुशीनगर में आपके मंदिर बना हुआ है। बौद्ध धर्म की बात करेंगे, पवित्र पुस्तक यानी कि ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, वहीं पर एक मंदिर बना हुआ है आपके कुशीनगर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। अगर आपने शुरुआत से क्लास को देखा होगा तो आपको पता है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की। ठीक है, तो देखिएगा, अब यही बात आती है कि ऑप्शन में दोनों है, अब आप कौन सा लगाओगे। मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया है कि शायद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कि हमें नहीं समझना पड़ेगा कि ये कौन सा इसमें हम लगाएं। ठीक है, तो देखिएगा, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की। सबसे पहले तो जौनपुर को क्या कहते हैं, भारत का सिराज कहते हैं। भारत का सिराज कहते हैं जौनपुर को। ठीक है, और यहीं पर कई सारी मस्जिदें भी हैं, जैसे अटाला मस्जिद कहां पर है, आपके जौनपुर में है। लाल मस्जिद ये भी आपके जौनपुर में है। और कहें तो भारत में कई सारी जामा मस्जिद है, लेकिन यहाँ की भी जामा मस्जिद प्रसिद्ध है, जौनपुर में। तो जौनपुर की स्थापना तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, लेकिन अपने चचेरे भाई इसकी स्मृति में, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वो क्या था बचपन का, जौना खा, और इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से की गई थी जौनपुर नगर की स्थापना। की किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने पूरे भारत में ऐसे 300 से अधिक नगरों की स्थापना की थी, यानी कि पीडब्ल्यू विभाग की जो स्थापना थी, लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना करी थी, वो भी किसने करी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही वो स्थापना की थी। सॉरी, फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी स्मृति, मोहम्मद बिन तुगलक। नाम क्या था, जौना खा था। ठीक है, अटाला मस्जिद, लाल मस्जिद, ये सब कहां पर है, आपके जौनपुर में है। ठीक है, भारत का सिराज कहते हैं। कह रहे किस नगर को श्री महोदय के नाम से जाना जाता है, श्री महोदया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, श्री महोदया के नाम से किसको जाना जाता है, कन्नौज को जाना जाता है। किसको, कन्नौज को। तो कन्नौज की अगर बात करेंगे तो कन्नौज को कान्य कुंज के नाम से भी जानते हैं। और कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके इत्र के लिए। इत्र के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था कि इसे गुलाबों का शहर भी कहते हैं। कन्नौज को गुलाबों का शहर भी कहते हैं। और आपने शुरुआत से अगर वीडियो देखी होगी तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि जो भी क्वेश्चन हमने शुरुआत में ही आपको डिटेल पार्ट में बताए थे वो सभी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो इत्र से यानी कि गुलाबों के रस से इत्र निकालने की प्रक्रिया किसने स्टार्ट करी, तो नूरजहां की माता अस्मत बेग ने स्टार्ट की। किसने, अस्मत बेग ने स्टार्ट की। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांतम नगर क्या है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी। ठीक है, वाराणसी किस नदी के किनारे है, गंगा नदी।
कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे है। इलाहाबाद तो पता है गंगा यमुना सरस्वती या गंगा जमुना सरस्वती। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम नगर क्या है? आपके वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम नगर जो है वो आपके वाराणसी है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी कि कौन है सबसे प्राचीनतम, तो है आपके वाराणसी। कह रहे भाई निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये बात आपको पता करनी है, तो पता करिएगा कि भाई सुमेलित जो है वो कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा श्रृंगबेरपुर आपके बांदा जिले में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है। विंध्याचल मिर्जापुर के अंतर्गत आता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। तो श्रृंगबेरपुर कहाँ है? आपके इलाहाबाद में है। श्रृंगबेरपुर आपका कहां पर है? इलाहाबाद में है। अब हम क्या बोल सकते हैं? प्रयागराज। ठीक है, कहां पर है? आपकी प्रयागराज। विंध्याचल आपके मिर्जापुर में आता है, हस्तिनापुर आपके मेरठ में ही आता है, और देवा शरीफ का जो मेला है वो आपके बाराबंकी में लगता है। बिल्कुल एकदम ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? श्रृंगबेरपुर इसका आंसर हुआ। ठीक है, अभी बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन है, प्रश्न है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बासिर अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? तो अभी तो पढ़ा है ना, देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है, ये देखिएगा। ठीक है, देवा शरीफ। ठीक है, यही आंसर होगा हमारा। कहाँ होगा? देवा शरीफ होगा। कहां पर है? ये बाराबंकी में है। ये देखिएगा, ये सुमेल करना है, देख लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से टाइप कराया है मैंने इसको कि दशावतार मंदिर कहाँ है, बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है, श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है, बाहर भगवान का मंदिर कहाँ पर है। तो बाबा सोमनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर है आपके? ठीक है, दशावतार का मंदिर मान लेते हैं कि भाई, मान क्या लेते हैं, ये झांसी में है। कहां पर है? झांसी में। तो फोर्थ का, पहले का क्या होगा? फोर्थ होगा। पहले का फोर्थ वाला एक ही ऑप्शन है, लगा लो भाई। इससे बढ़िया क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? देवरिया में है, देखिएगा। थर्ड का दूसरा वाला है, फरुखाबाद में है। बाहर का मंदिर कहाँ है? एटा में है। ठीक है, इससे बढ़िया प्रश्न नहीं मिलता, ना ही मेरी नजर में इससे बढ़िया प्रश्न है। ज्योग्राफी में मैं ऐसे कम से कम इंडियन ज्योग्राफी में 100 प्रश्न और वर्ल्ड ज्योग्राफी में 100 प्रश्न कराऊंगा, यानी कि 200 प्रश्न कराऊंगा, जिसमें आपके पेपर में 3 से 4 प्रश्न ज्योग्राफी के इसी से मिलेंगे, इसी लेंथ के प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, उसके बाद मैं हिस्ट्री में भी ऐसे ही प्रश्न कराऊंगा, इन्वायरमेंट में भी ऐसे ही प्रश्न कराऊंगा, यानी कि इन प्रश्नों का जलवायु अलग है। तो कुल मिला के हम आगे टाइम पर 10 से 10 वीडियो समथिंग आपके हर टॉपिक की इसी प्रकार की पढ़ेंगे। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं और आपके लिए, आपकी किसी भी एग्जाम का, जो हमारे सिविल सर्विस एग्जाम जो होते हैं उनके लिए बेहद अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी पर जोर दीजिएगा। सेल्फ स्टडी आप एक अच्छे वे में करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज गेन हो सकती है। मेरा तो मानना यह है, क्योंकि मैंने तो सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी ही की है। ठीक है, किसी भी कोचिंग सेंटर को आज तक मैंने ज्वाइन नहीं किया है, और जो भी मैंने अपनी पढ़ाई की है वो खुद से की है। ठीक है, तो आप लोगों को भी खुद से ही मेहनत करनी है, जितनी मेहनत आप कर पाए। मैंने आज तक किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं किया है, ना ही किसी कोचिंग सेंटर से कोई मैंने सलाह ली है। ठीक है, तो कृपया करके आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी मेहनत ही आपके लिए रंग ला सकती है, और किसी कोचिंग के ना ही नोट्स हैं, ये मैं खुद बना के आपके लिए पूरी तरह से इतनी ईमानदारी से मेहनत करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो जाए, आप लोग एक अच्छी तैयारी कर लें, और उम्मीद करता हूं कि आप कर भी लेंगे ऐसा, है ना। इसलिए हमने, पता चले कि हम आपको पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए गाइडेंस के लिए हमने आपके लिए नंबर भी रिलीज किया है जो आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखता है। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर को लेके, और आप सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अभी पेपर डिसाइड हो जाएगा हमारा जनवरी में समथिंग आरओ के लिए, और इसके लिए अगर आप तैयारी करेंगे यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग जितने भी एग्जाम होते, अभी देखिएगा बीयू का एग्जाम भी आने वाला है आपका, एपीएस का भी एग्जाम हो रहा है आपके। ठीक है, अभी आपके एसनी भी है, फिर पीसीएस की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, और आपकी बेहद इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रीवियस ईयर तो वही रहेंगे ना,
अगर हर बार भी हम पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर तो वही रहने वाले हैं ना, उनमें तो चेंज नहीं होने वाला ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, तो प्रीवियस ईयर तो वही रहेंगे। तो आप एक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कब से नोट्सों का रिवीजन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के हम कम से कम ज्योग्राफी में 200 प्लस प्रश्न कुछ इस प्रकार के देखेंगे, हिस्ट्री में भी इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर है आज तक उन सभी को यहां से प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष, और आप देखेंगे हमारी वीडियो और आपका होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन ही हमको करना है। तो सिलेक्शन के लिए अब हम टॉपिक वाइज शुरू करने वाले हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे टॉपिक वाइज पे, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों का पवित्र स्थल क्या है। इस प्रश्न को आपने इतनी बार देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, क्या है, कौशाम्बी। महाजनपद काल की बात करेंगे, महाजनपद काल, तो पहले भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से जो 8 महाजनपद थे वो कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में यहीं पर एक कौशाम्बी है जो किस महाजनपद की राजधानी थी, बस्त महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी। तो पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। महाजनपदों की चर्चा की जाती है वो अंगुत्तर निकाय में की जाती है। किस निकाय में की जाती है, तो अंगुत्तर निकाय में चर्चा की जाती है, ठीक है। याद रखिए किस निकाय में मिलेगी चर्चा, अंगुत्तर निकाय में यहां से चर्चा मिलेगी, ठीक है। अगला है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की, अभी पढ़ा था हमने। अच्छा, उसमें प्रश्न ये था कि जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, लेकिन इसमें प्रश्न है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की संपूर्ण सभा महाभारत का वाचन किया गया था। मैंने अभी बताया था कि लगभग में 84,000, लेकिन यहाँ पे 60,000 लिखा है, कोई बात नहीं। 60,000 की थी, कहाँ की थी, सीतापुर में, ठीक है। कहां पर की थी, सीतापुर में। किस नगर को भारत का सिराज कहते हैं, भाई कितनी बार पूछोगे, इतनी बार तो एग्जाम में पूछा गया है, मैं कोई अपने घर से नहीं लेके आया हूं, ठीक है। कहां पर की गई, भारत का सिराज किसे कहते हैं, जौनपुर को कहते हैं, ठीक है। इतनी बार तो यहाँ पूछा गया प्रश्न होगा, जैसे उलट फिलट कर प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न होते हैं, और आपको बता दें कि आरओ के एग्जाम में कम से कम 70% हमको रिपीटेड प्रश्न ही मिलेगा, जिसमें करंट अफेयर्स नहीं होगी। कह रहे महर्षि वाल्मीकि आश्रम अवस्थित है, कहां पर है, आपके बेटूर, कानपुर में। कहां पर है, कानपुर में, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। यहां पे किसका जन्म हुआ था, तो आपके महेशदास। आप बता सकते हो कि महेशदास जो है वो किसके बचपन का नाम है, तो महेशदास की बात करेंगे, ये बीरबल जो कि अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे, बीरबल के बचपन का नाम है। बीरबल का जो जन्म हुआ था वो कालपी में ही हुआ था, ठीक है। कहां पर जन्म हुआ था, कालपी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा क्या प्रश्न है, इस प्रश्न को आप एक अच्छे प्रकार से देखिएगा, ठीक है। जितना अच्छा आपको देख मिले ये प्रश्न उतने अच्छे से देखिएगा इसको, क्योंकि ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कनक भवन हो गया आपका, कहां पर है, कदमगिरी कहां पर है, ठीक है। तो देखिएगा आप क्या एक से निकाल सकते हो। अगर मैं कहूँ कनक भवन की बात करूं तो कहां पर है आपके, ये आपकी अयोध्या में है। अगर ए अयोध्या में है तो भाई पहले का फोर्थ होगा, पहले का फोर्थ होगा, पहले का फोर्थ होगा, यानी कि ए वाला आंसर तो वैसे ही सही है हमारा, एक ही से निकाल दिया, ठीक है। ये देखिए कदमगिरी का मंदिर कहां पर है आपके, ठीक है, चित्रकूट में। कहां पर है, चित्रकूट में। तो कनक भवन आपका अयोध्या में है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन ठीक है, एक बार चेक करते हैं ऑप्शन जो है वो आपके ठीक है या गलत हो गए। देखिएगा मिलाइएगा, जो कलिंजर दुर्ग है आपके वो कहां पर है, बांदा में। थर्ड का 2 होगा, थर्ड का क्या होगा, 2। देवा शरीफ का जो मेला लगता है वो आपके कहां लगेगा, बाराबंकी में लगेगा। तो ये तो आपका क्या होगा, ठीक है। देखिएगा कुछ इस प्रकार का ऑप्शन है, यानी कि 4, 3, 2 और 1, इस प्रकार का ऑप्शन है क्या। 4 वाला तो एक ही ऑप्शन है, थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 2 होगा। फिलहाल यही वाला आपका राइट होगा, ठीक है।
याद रखिएगा इसको। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार से होंगे। ओके, अगला प्रश्न है कि उदयन बाजदत्ता की कथा संबंधित है। भाई इनकी कथा जो है कहां से संबंधित है, ठीक है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट एक सरल सा प्रश्न है जो काफी बार पेपर में अभी तक पूछा गया है। कहां से है, तो बौद्ध व जैन धर्म की जो पवित्र स्थली है जिसे हम कहते हैं कौशाम्बी, कहां से संबंधित होगी, आपके कौशाम्बी से। ठीक है, तो ये जो आपकी जो उदयन बाजदत्ता की जो कथा है वो कहां से संबंधित है, आपके कौशाम्बी से ही संबंधित है। ठीक है, करेक्ट। कवि संत मूलक दास जो थे वो कहां से संबंधित है, ठीक है, कहां से संबंधित है। तो कवि संत जो मूलक दास थे वो कहां से संबंधित हैं, आपके अयोध्या के हैं, आगरा के हैं, कड़ा के हैं, यानी कौशाम्बी से ही संबंधित। कहां से संबंधित है, कौशाम्बी से। ठीक है, याद रखिएगा कहां से संबंधित है, कौशाम्बी से। ठीक है, अगला है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है। कहां पर स्थित है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, ठीक है, बताइएगा। सबसे सरल प्रश्न है आपके, कहां पर स्थित है, ठीक है, लखनऊ में ही स्थित है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे, तो कौशाम्बी में बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों के लोग आते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के भी लोग आते हैं और जैन धर्म के भी लोग आते हैं, इसीलिए ये पवित्र स्थली है। बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो इसका पवित्र ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक, और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, आगम, क्या है आपके आगम। ठीक है, तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आप लोग देखिएगा आगम। तो जो कौशाम्बी में जो स्थल है प्रभास गिरी का संबंध किससे है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रभास गिरी का संबंध किससे है, तो ठीक है, तो किससे संबंधित है, जैनिज्म से संबंधित है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक तो हमें पता है कौन है, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो है वो आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और जो आपके जैन धर्म के जो संस्थापक हैं इन्हें हम कहते हैं, ठीक है, ऋषभ देव। तो जैन धर्म के संस्थापक याद रखिएगा ऋषभ देव है, ना कि महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है महावीर स्वामी, वो आपके जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। ठीक है, कौन है जैन धर्म के संस्थापक, ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के आपके क्या है, संस्थापक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। आपको पता होगा कि जो देखिएगा कि वृंदावन का मंदिर जो है वो आपके कहां पर है, मथुरा में है। जे का मंदिर कहां पर है, तो आपको पता है वाराणसी में है क्या, कहां पर है आपके, ठीक है, जे के मंदिर कहां पर है आपके, वाराणसी में, लखनऊ में नहीं है। तो यही आपका जो है सुमेलित नहीं है, ये मंदिर कहां पर है आपके, वाराणसी में। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर कहां पर है आपके, वाराणसी में है। देवी पटान का मंदिर आपके तुलसी नगर में है। ठीक है, याद रखिएगा इस बार को, तुलसीपुर में है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, जो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, बताइएगा भाई कौन सा स्थल है उत्तर प्रदेश का जो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, ठीक है, या हम कहें अकबर का मकबरा। पहले तो ये बताइएगा कि जो अकबर का जो मकबरा है वो कहां पर है। तो अकबर का मकबरा है आपके सिकंदरा में, सिकंदरा यानी कि फतेहपुर सीकरी में। आपको मैंने पढ़ाया कि आगरा का किला जो है, इसका आंसर तो नहीं होगा, जो आगरा का किला है और जो आपका, सॉरी, ठीक है, ये देखिएगा, आगरा का किला और ताजमहल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1983 में। कब शामिल किया गया, 1983 में इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और जो फतेहपुर सीकरी है इसको विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 1986 में। तो ऐसे मात्र 3 स्थल है उत्तर प्रदेश के जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, लेकिन अकबर के मकबरे को नहीं किया गया। तो ये आंसर हो गया हमारा।
तो विश्व विरासत सूची की बात करेंगे तो विश्व विरासत सूची किससे चलती है? आपके यूनेस्को से चलती है। कौन इसकी निगरानी करता है? यूनेस्को करता है। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं हम? तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाते हैं। यानी कि विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत यानी कि विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो भारत के कई सारे स्थान हैं और उत्तर प्रदेश में 3 स्थान है। इसमें उत्तर प्रदेश के सबसे पहले आगरा के किले को, और विश्व विरासत सूची जब आई थी तब भी उसने सबसे पहले आगरा के किले को ही प्रमाणित किया था विश्व विरासत सूची में। ठीक है, किसको प्रमाणित किया था? आगरा के किले को ही प्रमाणित किया था विश्व विरासत सूची में। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है, तो बहुत सरल प्रश्न है क्या ये सबसे कठिन प्रश्न है। ठीक है, तो सूची ए को सूची बी से देखिएगा। आप अगर देखेंगे तो देखिए कौशाम्बी, कौशाम्बी की अगर बात करेंगे तो घोषित राम का मठ है कौशाम्बी में। तो पहले का क्या होगा? सेकंड। अब पहले का सेकंड वाला एक ही ऑप्शन है। अच्छा, 2 ऑप्शन है पहले के सेकंड वाले में। कुशीनगर की बात करेंगे तो कुशीनगर में बताइएगा क्या होगा? कुशीनगर में बात करेंगे तो राम भर सपूत होगा, यानी कि पहले का दूसरा होगा और दूसरे का तीसरा होगा। तो दूसरे का तीसरा होगा, फिर तीसरे का क्या होगा? तीसरे का पहला होगा। देखिएगा सारनाथ, ये तो आपको पता ही होगा। और श्रावस्ती में बात करेंगे तो सेहत में, तो आपके कहां पर है? श्रावस्ती में है। और इस तरह हमारा ऑप्शन सही हुआ 4 नंबर। देखिए ऑप्शन कौन सा सही हुआ? तो ऑप्शन हमारा 4 सही हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, डिटेल सोल्यूशन पे बात ज्यादा करिएगा इस बात में। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध का भाग नहीं है? तो बौद्ध परिषद का भाग नहीं है। ठीक है, कुशीनगर में कपिलवस्तु में जन्म हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था। किसका? महात्मा बुद्ध का। यहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर में। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती भी संबंधित हुआ किससे? बौद्ध से। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो वो भी संबंधित होगा। सारनाथ में होता, सारनाथ का भी संबंध बौद्ध धर्म से होता, क्योंकि सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था, उसको बोले थे धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोले थे उसको बोले थे धर्मचक्र प्रवर्तन। और सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ओके, इतनी सब बात पता है। उसके बाद देखिएगा इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है आपका लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। तीनों की तीनों से उस टाइम है, इसमें तीनों के तीनों जो नाम है वो शामिल है। किसंगा नाम जो है, ठीक है, वो आपके शामिल नहीं है। करेक्ट, कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। कहां स्थित है? तो देखिएगा एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे सिविल सेवा का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल सेवा का जनक कहते हैं। सिविल सेवा का जनक कहते हैं। और सिविल सर्विस डे हम मनाते हैं 21 अप्रैल को। और अभी हमने पढ़ा था कि जो हम विश्व विरासत दिवस मनाते हैं वो कब बनाते हैं? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो सिविल सेवा का जनक कहते हैं। और इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी उसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त एक पद्धति अपनाई थी। ये पद्धति की शुरुआत करी थी 1793 में। अब इनके शासनकाल की अगर बात करेंगे तो 1786 से लेकर 1793 इनका शासनकाल था। ठीक है, तो इन्होंने एक पद्धति चलाई थी जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से हम जानते हैं। ये किससे संबंधित थी? भू राजस्व से संबंधित थी। तो स्थायी बंदोबस्त पद्धति का जनक भी किसे कहते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। और एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी जो समाधि थी, जो कब्र थी, वो कहां बनी? आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बनी है। तो कहां बनी है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इनकी कब्र बनाई गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इनकी कब्र बनाई गई है, याद रखिएगा। ठीक है, बलिया की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को पता है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया हो गया, तो पश्चिमी जिला क्या होगा उत्तर प्रदेश का?
तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है आपके शामली, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है आपके सोनभद्र। क्या है? तो सोनभद्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र है। ठीक, इसकी बात समझ में आ गई होगी। अभी बहुत सारे प्रश्न है आप लोगों के लिए। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए है तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, उससे आपको ये पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो कॉर्नवालिस से देखिएगा, कॉर्नवालिस है, और एक जो वायसराय हैं हमारे लॉर्ड म्यू। तो दो लॉर्ड म्यू की उनके जीवन काल यानी कि उनके शासन काल में ही उनका जो कार्यकाल जो चल रहा था भारत में, उसी में उनकी मृत्यु हो गई, लॉर्ड म्यू की। ठीक है, तो देखिएगा कहाँ गए, कितने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों से। अभी बहुत सारे प्रश्न बचे भी हैं। ठीक है, ये देखिएगा अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए कहाँ गए प्रश्न हमारे। तो प्रश्न है आपका, ये देखिएगा कहाँ गया प्रश्न। प्रश्न है ए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गंगा बाड़ा ऋषि, राइट। गोमती लखनऊ, कोसी गोरखपुर। इतनी बार बताया, कोसी किस नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे। किसके किनारे है भाई मेरे? राप्ती नदी के किनारे है। तो ठीक है, याद रखिए किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे। महोदया किसका पुराना नाम है? इतनी बार अभी तो प्रश्न पूछा गया था, दोबारा से पूछा गया होगा। किसका पुराना नाम है? कन्नौज का पुराना नाम है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां कराया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप बताइएगा कि बेगम जो आपकी बेगम है समरू के चर्च का जो निर्माण कराया गया था वो कहां पर कराया गया था? ठीक है, चर्च का निर्माण जो कराया गया था वो कहां पर कराया गया था? ठीक है, माउंट आबू की पहाड़ियां आपके राजस्थान में है। कहां पर है? आपके राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब माउंट आबू की पहाड़ियों पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बना है जिसे कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहते हैं इसे। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये आपके बिमल शाह ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? बिमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि दिलवाड़ा मंदिर जो है वो किस धर्म से संबंध रखता है? तो जैन धर्म से संबंध रखता है। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका जो यहाँ से राजस्थान के जो सबसे ऊंची, अगर माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो ऊंची चोटी है, उसको गुरु शिखर कहते हैं। नैनीताल आपके उत्तराखंड में है, लेकिन आपका सरधना कहां पर है? मेरठ में है, और यही आपके ठीक भी है। ठीक है, मेरठ में है। ओके, तो सबसे दक्षिण एशिया का सबसे ब्यूटीफुल चर्च माना जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे ब्यूटीफुल चर्च माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कहां पर है? आपके मेरठ में है। ठीक है, सुमेलित कीजिए भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है? करीब कबीर पंथियों की पवित्र तीर्थ स्थली मगहर है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। भगवान बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। संत हाजी बासिर अली शाह की जो मजार है वो कहाँ है आपके? ठीक है, देवा शरीफ में है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहाँ है? कहीं पर 60,000 है, कहीं पे 88,000 है, कहीं पर 84,000 है। ठीक है, कहां पर है? आपके सीतापुर में है। कहां पर है? नैसी मारण में। कहां पर है? सीतापुर में है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है कि किस जनपद में कालिंजर जिला स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था मुगल वंश से बारे में। तो मुगल वंश में जो शेरशाह सूरी था, यानी कि राजा बनने की देखिएगा कोई आयु निश्चित नहीं होती। शेरशाह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भारत का बादशाह बना। क्या बना? भारत का बादशाह बना। कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने 1540 से लेके 1545 तक शासन करा, और उस समय हुमायूं को भगा दिया था पाकिस्तान।
और हुमायूं को भगाने के बाद सिंहासन पर बैठ गया 1540 ईस्वी में। और इन्होंने कई सारे काम किए, जैसे जीटी रोड का निर्माण कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जीटी रोड की बाद में जब इनके जाने के बाद इसकी मरम्मत जो कराई थी, ये प्रश्न आता है कि जीटी रोड की मरम्मत किसने कराई थी, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने पूरी तरह से जीटी रोड को फिर से बनवा दिया। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और जो शेरशाह सूरी ने पट्टा व्यवस्था की शुरुआत की थी, पट्टा और काबूलियत व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, तो दो व्यवस्था की शुरुआत की थी, एक तो पट्टा और दूसरा काबूलियत व्यवस्था की शुरुआत भी की थी। तो ऐसे कई सारे काम किए थे, डिटेल पार्ट में पढ़ेंगे शेरशाह सूरी को। तो शेरशाह सूरी के जो सैनिक थे वो कालिंजर में हुक्के पी रहे थे। क्या पी रहे थे? हुक्के पी रहे थे 1545 में। हुक्के पी रहे थे तो किले में क्या थी? बारूद थी। अब बारूद क्या हो गई? बन गई आग, उसमें लग गई आग और शेरशाह सूरी हो गए समाप्त। ठीक है, उसमें लगी आग और शेरशाह सूरी हो गए समाप्त। तो कहां पर है? आपके बांदा में। ठीक है, याद रखिए कहां पर है? आपके बांदा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो कब की गई? 1974, 72, 89, 2001। 1974 में की गई। ठीक है, 1974 में की गई। पर्यटन दिवस की बात करेंगे तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। भाई घूमो भारत। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की टैगलाइन क्या है ना? आप देखा होगा, आपने रोडवेज बसें देखी होंगी, तो आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की जो टैगलाइन है वो क्या है? इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः निर्माणकरण किया गया। किसके नाम पर किया गया? भगत सिंह के नाम पर नहीं, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर नहीं, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर। सबसे अच्छा नाम चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड से संबंध रखते हैं भाई साहब। काकोरी कांड, वैसे नाम तो सभी अच्छे हैं, कोई यहां पर कमजोर नहीं था। ठीक है, काकोरी कांड, काकोरी कांड जो हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। मेरठ यानी कि सहारनपुर लखनऊ मार्ग पर हुआ था, काकोरी नामक स्थान पर, इसीलिए इसे काकोरी नाम दे दिया गया। एक ट्रेन की डकैती थी, तो इसमें कई सारे लोग थे, जिसमें से 4 लोगों को फांसी दे दी गई और जिसमें से चंद्रशेखर आजाद थे वो भाग गए। तो उनके नाम पर इलाहाबाद में एक पार्क बना है जिसे अल्फ्रेड नोबल पार्क कहते हैं। कहां पर है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर बनाया गया था। ठीक है, तो 9 अगस्त की तारीख भारतीय इतिहास में बहुत कुछ हमें सिखाती है। जैसे 9 अगस्त 1942, कुछ आया आप लोगों को ध्यान? 9 अगस्त 1942 कुछ आया? शायद आपको ध्यान नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को होती है। 9 अगस्त को भारत के जितने भी नेता होते हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जो असहयोग आंदोलन के प्रमुख सहयोगी होते हैं। ठीक है, इसको नाम दिया गया था जीरो आवर। क्या दिया गया था? जीरो आवर नाम दिया गया था। ठीक है, तो प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि जीरो आवर की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? तो किस आंदोलन से संबंधित है? आपके भारत छोड़ो आंदोलन से। विख्यात भारत माता का मंदिर कहां पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए कि भारत माता का जो मंदिर है वो कहां पर है। ठीक है, तो कहां पर है भारत माता का मंदिर? आपके वाराणसी में। ठीक है, भारत माता का मंदिर कहां पर है? तो वाराणसी में है आपके भारत माता का मंदिर। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर है आपके? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर जन्म हुआ था किसका? बीरबल का। और बीरबल, ठीक है, जो बीरबल थे ये आपके कौन थे? ये अकबर के प्रमुख सलाहकार थे। अकबर के प्रमुख सलाहकार थे और इनके बचपन का नाम था महेशदास। बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था महेशदास। ठीक है, और यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है? अब आपके जालौन में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आपके जालौन में। ठीक है, याद रखिए किस नदी के किनारे है? तो यमुना रिवर के किनारे है आपके।
कह रहे हैं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया। तो पहला ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया होगा भाई, उत्तर प्रदेश की राजधानी में किया गया होगा ना। तो कहां पर आपके, ठीक है, लखनऊ। एक देखिएगा लखनऊ, लखनऊ का प्राचीन नाम था अवध और अब नाम हो गया लखनऊ। क्या नाम हो गया, अब हो गया नाम लखनऊ। तो देखिएगा अगर पूछा जाए कि जो अवध था उसकी स्थापना किसने करी, तो उसकी स्थापना करी शहादत खान ने। किसने की स्थापना, शहादत खान ने। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि लखनऊ की स्थापना किसने करी, तो लखनऊ की स्थापना की आसफउद्दौला ने। किसने की, आसफउद्दौला ने लखनऊ की स्थापना की थी। याद रखिएगा किसने की थी, आसफउद्दौला ने किसकी स्थापना की थी, लखनऊ की स्थापना की थी। और अवध की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो अवध की स्थापना की अगर बात करेंगे तो किसने की थी, ठीक है, शहादत खान ने की थी। और एक ऐसा शासक भी था जो जहर जिसने पी लिया था, यानी कि जहर पीकर इसकी हत्या हुई थी, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं हमारे पेपर में, ठीक है। तो जहर पीकर हत्या अपनी किसने कर ली, सुसाइड किसने कर लिया, तो भाई इसने ही कर लिया, किसने, शहादत खान ने सुसाइड कर लिया। तो भाई खुशी की लहर आपके अंदर आ चुकी होगी, क्योंकि हमने आपके साथ 40 प्रश्नों का डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल भी आपको मैंने कंप्लीटली बताई है। तो आपसे मैं एक बात जो कहना चाहूंगा कि भाई जो भी यहाँ से प्रश्न आपके बने हैं उन सभी पर चर्चा को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपके लिए पीडीएफ जो मिलेगी वो लिंक में नीचे मिलेगी वीडियो समाप्त होने के बाद में। और उसके बाद में आपको अगर ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से भी जोड़ सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो दोबारा फिर से मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।